हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में फिर हम डायमेंशनल एनालिसिस को लेके और कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पिछले क्लासेस में ऑलरेडी हमने कई सारे क्वेश्चन डिस्कस किए थे, कई सारे न्यू फिजिकल क्वांटिटी के बारे में आपको बताया गया था, है ना। चलिए हम आज का क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये है फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने दिख रहा है। क्या दिख रहा है आपको? आपको ये दिख रहा है ये कि टंगस्टन बल्ब है। आप जानते हैं कि टंगस्टन बल्ब जो है उसमें करंट पास होने से वो लाइट प्रोड्यूस करता है। तो लाइट कैसे प्रोड्यूस होता है? बिकॉज यहाँ पे एक फिलामेंट है। कौन सा फिलामेंट है? टंगस्टन फिलामेंट है। ये फिलामेंट गर्म हो जाता है और गर्म होने से लाइट प्रोड्यूस होता है। ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। क्या बोलते हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो यहाँ पे जो टंगस्टन फिलामेंट है, दिस विल एक्टिंग लाइक अ रजिस्टर। जैसे कि मैं साइड में ड्रॉ किया हूँ, तो फिलामेंट इज जस्ट लाइक अ रजिस्टर, और उस रजिस्टर के थ्रू जब करंट पास हो रहा है तो वो हीट प्रोड्यूस कर रहा है। क्या आप स्कूल में हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट स्टडी किए हैं? यस, आपने स्टडी किया होगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो रिलेशनशिप दिख रहा है, अगर हम डायमेंशनली अगर हम सोचे तो जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है, हीट को हम किससे रिलेट कर सकते हैं? हीट इस रजिस्टर के वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। अगर रेजिस्टेंस नहीं होगा तो हीट प्रोड्यूस नहीं होगा। तो हीट के लिए किस चीज का रिक्वायरमेंट है? थोड़ा सोचो आप। हीट के लिए एक तो रेजिस्टेंस का रिक्वायरमेंट है, और किस चीज का रिक्वायरमेंट है? करंट का रिक्वायरमेंट है। तो बिना करंट में हीट प्रोड्यूस नहीं होगा, बिना रेजिस्टर में हीट प्रोड्यूस नहीं होगा, है ना। तो ये कुछ चीजें का डिपेंडेंसी हमको दिख रहा है, उसको लेके क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि अगर हीट जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट की पावर ए, है ना, रेजिस्टेंस की पावर बी एंड टाइम की पावर सी, तो फिर आप ये वैल्यूज फाइंड आउट कीजिए। ए फाइंड आउट कीजिए, बी फाइंड आउट कीजिए एंड सी फाइंड आउट कीजिए। ये क्वेश्चन है, समझ पाए? यस। तो दैट मीन्स व्हेन करंट इज पासिंग थ्रू a resistor, here the resistor is the tungsten filament. So when current is passing through resistor, then it produces heat. Okay, it produces heat, and this heat is proportional to some power of current and some power of resistance and some power of time. ओके, सो ये हमें फाइंड आउट करना है। हमें क्या फाइंड आउट करना है? ए बी सी क्या है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो आप कैसे करेंगे? ये आप डायमेंशनल एनालिसिस से फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने आपको डायमेंशनल एनालिसिस का यूज बताया था, जिसमें हम वेरियस फिजिकल क्वांटिटी के बेस में रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, हीट एक फिजिकल क्वांटिटी, करंट एक फिजिकल क्वांटिटी, रेजिस्टेंस एक फिजिकल क्वांटिटी, टाइम एक फिजिकल क्वांटिटी, एंड वी कैन डिराइव ए रिलेशन बिटवीन दोज फिजिकल क्वांटिटीज बाय यूजिंग डायमेंशनल मेथड, डायमेंशनल एनालिसिस। चलिए काम स्टार्ट कर लेते हैं। कैसा आपने किया था? आपको याद है क्या करना पड़ेगा आपको? एबी से फाइंड आउट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? हीट का डायमेंशन क्या है? हीट क्या होता है? हीट क्या होता है? हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना। और एनर्जी का डायमेंशन किसके साथ इक्वल है? वर्क के साथ। ये आपको पहले से मालूम है। तो सो दैट हीट का डायमेंशन फॉर्मूला इट्स सेम एज एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला, इट्स सेम एज वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला, है ना। और वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है? वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला है m1 l2 t-2। ये हम प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं। वर्क क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो उसको यहाँ पे पुट कर लेना चाहिए। सो हीट की जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा? m1 l2 t-2 इज प्रोपोर्शनल टू करंट। करंट को आप क्या लिखेंगे? करंट को आप लिखना पड़ेगा I की पावर a। रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला हम प्रीवियसली डिटरमाइन कर चुके हैं। कैसे डिटरमाइन किया था? क्या आपको याद है? थोड़ा सा यहां ध्यान दीजिए। रेजिस्टेंस को हम कैसे डिफाइन किए थे? रेजिस्टेंस के लिए पोटेंशियल का हमने डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड आउट किया था, है ना। सो पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस के बिना करंट कैसे फ्लो होगा, है ना। सो पोटेंशियल डिफरेंस को अगर हम भी में डिनोट करें, सो भी को हमने डिफाइन किया था वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ऐसे हम डिफाइन किए थे। ठीक है। सो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और हम चार्ज को क्या लिख सकते हैं? करंट इनटू टाइम, बिकॉज करंट क्या होता है? चार्ज बाय टाइम होता है। वर्क डन का डायमेंशन क्या है? m1 l2 t-2 होल डिवाइडेड बाय करंट को i1 और टाइम को t1 लिख दिया गया है। तो इसलिए यहां से पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया है। क्या मिला है? m1 l2 t-3 and i-1. So this is dimensional formula of electric potential difference. Once potential difference का आ गया तो आप उससे रेजिस्टेंस का निकाल सकते हैं। ओम्स लॉ याद कीजिए। ओम्स लॉ क्या था, है ना। ओम्स लॉ क्या था? I इज इक्वल टू V बाय R, है ना। करंट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस। तो यहां से रेजिस्टेंस कितना आएगा? R विल बी इक्वल्स टू
V बाय आई। और आप पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला ऑलरेडी निकाल चुके हैं। सो ये क्या हो जाएगा, M1 L2 T माइनस 3 I माइनस 1 डिवाइडेड बाय I1। तो I मीन्स करंट। तो ये फाइनली रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला आपके सामने है। और रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, M1 L2 T माइनस 3 and I to the power minus 2. So this is dimensional formula of resistance. Okay. तो आपको रेजिस्टेंस का भी डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। तो I की पावर है, R की पावर भी, R मतलब क्या है, M1 L2 T माइनस 3 फाइन I माइनस 2 एंड इट्स होल की पावर। इसका जो होल की पावर है वो कितना है, वो है B। हम इसे दे सकते हैं, करेक्ट। और टाइम मतलब T की पावर C। तो इस तरीके से हमने किया था पिछला लेक्चर में भी हम इस तरीके से काम कर चुके हैं। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है सभी को। तो ये मैं अलग सा डिटरमाइन किया बिकॉज ये यहाँ के लिए नीड हो रहा था, इसलिए मैं फिर दोबारा इसको फाइंड आउट किया। उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, तो ये आपको बताया गया था, याद है आपको क्या करना पड़ता है, बताइए कि पावर को पावर से इक्वल करना पड़ता है। आप इसको थोड़ा सा अरेंजमेंट करना पड़ेगा ना हमें, है ना। कैसा अरेंज करेंगे, देखिए M1 L2 T माइनस 2 इज प्रोपोर्शनल टू, ध्यान दीजिए, इज प्रोपोर्शनल टू मास की पावर क्या होगा, ये I की पावर A है, M की पावर क्या होगा 1, उसकी पावर B है, तो M की पावर क्या हो गया, B हो गया है, करेक्ट। M की पावर B, L की पावर क्या है, L की पावर L स्क्वायर फिर पावर B है ना, स्क्वायर फिर पावर B है, तो क्या हो गया 2B। सो M टू द पावर B, L टू द पावर 2B एंड T की पावर क्या है माइनस 3B प्लस C। आप ध्यान दीजिए T की पावर यहाँ पे माइनस 3B आएगा और यहाँ पे T की पावर C है, तो T की पावर माइनस 3B प्लस C। समझ पा रहे हैं, यस। और फिर लास्ट को करंट की पावर क्या है, करंट की पावर यहाँ पे A है और यहाँ I की पावर माइनस 2, इसके होल की पावर B, तो क्या होगा A माइनस 2B। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। ध्यान दीजिए, बस कुछ नहीं कर रहे हम, बस इसको छोटे से ऐसे कैलकुलेशन कर रहे हैं, है ना। इसको खोल रहे हैं क्योंकि पावर का पावर है ना, तो इसलिए मल्टीप्लाई होता जा रहा है। M की पावर B है, L की पावर 2B है, T की पावर माइनस 3B है, I की पावर माइनस 2B है, तो हम सबको साथ में लिख दे रहे हैं। अब आपको क्या बोला गया था, पावर को कंपैरिजन करना, M की पावर को M की पावर से कंपैरिजन करना, ठीक है। सो यहाँ पे I है ही नहीं, I नहीं है, तो आप I की पावर क्या लिखोगे 0, कुछ नहीं तो पावर को 0 लिखना पड़ेगा, ये तो आपको पहले से माना गया था। सो देयरफॉर कंपैरिजन, सो कंपैरिजन के बाद, सो आफ्टर कंपैरिजन आपको क्या मिलेगा, सो देयरफॉर मास की पावर क्या B है, यहाँ पे मास की पावर 1 है, सो क्या पता चल गया B इज इक्वल टू 1। समझ पा रहे, यस। L की पावर 2B है और यहाँ पे L की पावर 2 है, तो आप क्या लिखोगे L की पावर 2B, सो 2B इज इक्वल टू 2, यहाँ से वही आएगा B इज इक्वल टू 1। चलिए फिर माइनस 3B प्लस C, माइनस 3B प्लस C, ये T की पावर है और वहां पे T की पावर क्या है माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2। सो माइनस 3B तो 1 है ना, B को 1 पुट कर देंगे प्लस C इज इक्वल टू माइनस 2। समझ पा रहे हैं। सो यहाँ से C कितना मिल गया, ये माइनस 3 उधर जाके प्लस 3 हो जाएगा और प्लस 3 होने से प्लस 3 माइनस 2 क्या होगा प्लस 1 होगा, तो C इज इक्वल टू 1, AB1 BB1 एंड CB1। समझ पा रहे हैं। और फिर अगर I के पावर को भी कंपैरिजन करना चाहते हैं वो भी कंपैरिजन कर सकते हैं। सो I का पावर जो है यहाँ पे A माइनस 2B है, सो A माइनस 2B, वहाँ पे I की पावर क्या है 0 है, इसको 0 लिख सकते हैं, तो यहाँ से A कितना आ जाएगा 2 टाइम्स B आ जाएगा, ठीक है। A इज इक्वल टू 2 टाइम्स B और B कितना मिला है आपको, B मिला है 1, इसलिए A कितना होगा, A मिलेगा 2 इंटू 1 कितना मिल गया 2 मिल गया। सो A2 मिल गया है, B1 मिल गया है और C1 मिल गया है, ठीक है। सो बस ये है मेथड, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। डायमेंशनल मेथड के द्वारा आप बहुत ही इजीली जो फिजिकल क्वांटिटीज है उनको रिलेट कर पा रहे हैं, उनके बीच में रिलेशन फाइंड आउट कर पा रहे हैं, है ना, यस। सो फाइनली क्या पता चला, सो देयरफॉर E इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू कितना, सॉरी A इज इक्वल टू 1 नहीं, A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू 1 एंड C इज इक्वल टू 1। तो ये हमें फाइनली मिल चुका है। तो 1 से सारे मिल गया। सो देयरफॉर हम कहाँ लिखे उसके बाद, देयरफॉर फाइनली देयरफॉर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, देयरफॉर हम क्या लिखेंगे कि हीट को H में डिनोट कर देते हैं, ठीक है। हीट को H में सपोज रिप्रेजेंट किया। सो A मिल गया, B मिल गया, C मिल गया,
तो आप क्या करेंगे, हम यहीं पे लिख देते हैं, सो therefore heat H is proportional to I square into R की पावर 1 C की पावर 1. That means heat is proportional to I square RT. I square RT. यह आपने डेफिनेटली स्कूल में पढ़ा होगा, है ना, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इसको बोलते हैं. सो हीट का ये डिपेंडेंसी देखिए आप, ये फाइनल आंसर है जो इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया था. तो हीट इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी. दैट मीन्स हीट जो है ये करंट का स्क्वायर को प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस को प्रोपोर्शनल है और टाइम का फर्स्ट पावर को प्रोपोर्शनल है? ठीक है, चलेगा. तो इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए. तो डायमेंशनल एनालिसिस पे हम इसको डिराइव कर रहे हैं, बस कुछ नहीं है, हम सबके डायमेंशन पुट करते जाएंगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर देंगे, आपका काम हो गया. सो इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए. अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. इसको इरेज कर लो. नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम एक न्यू फिजिकल क्वांटिटी लेना चाहेंगे. ठीक है, चलेगा. सो एक न्यू क्वांटिटी है जिसका नाम है, इसको पॉज करके लिख लेना, नोट डाउन करना जरूरी है, नोट करोगे तब भी रिवाइज कर पाओगे, है ना. सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 में हम एक न्यू फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं, उसके बारे में कुछ जानकारी हासिल करते हैं. क्वांटिटी जो है उसका नाम है सरफेस टेंशन. व्हाट इज सरफेस टेंशन? एक न्यू फिजिकल क्वांटिटी आपके सामने आ गया है, उसको थोड़ा सा डिस्कशन चालू कर देते हैं. ओके बेटा, देखो सरफेस टेंशन क्या है, इस वर्ड का मीनिंग क्या है. एक तो सरफेस और एक टेंशन. ये कौन सा टेंशन है? नहीं, ये वो वाला टेंशन नहीं है जो दिमाग का टेंशन है, वैसा नहीं है ना. ये मेंटल वाला टेंशन वो नहीं है, दिमाग का टेंशन नहीं है, ये सरफेस टेंशन है. ये के फोर्स का नाम है. टेंशन का मतलब क्या है? फोर्स होता है. समझ पा रहे हैं? यस. तो कभी आपने ये ऑब्जर्व किया होगा, जैसे कि हम स्ट्रिंग को खींच लेंगे तो स्ट्रिंग में क्या होगा? टेंशन डेवलप होगा. ये तो आप सभी लोग जानते होंगे. एक स्ट्रिंग को खींच लेने से स्ट्रिंग में क्या डेवलप होगा? टेंशन. वो क्या है? एक फोर्स जैसा है, फोर्स है. ये जो सरफेस टेंशन है ना, ये की कैरेक्टरिस्टिक्स है. मैंने कल आपको एक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया था, एक प्रॉपर्टी के बारे में बताया था जिसका नाम क्या था? विस्कोसिटी. याद है आपको? कल बताया गया था. जैसे कल मैं आपको विस्कोसिटी बताया था, वैसा ही ये और एक प्रॉपर्टी है. किसका है ये प्रॉपर्टी? सरफेस का है. सरफेस का इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? सरफेस टेंशन. और इसके बारे में आपको पता नहीं था. मोस्टली 10th स्टैंडर्ड में स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता नहीं रहता है, बट आपने जरूर ऐसा कोई फिजिकल सिचुएशन ध्यान दिया होगा. आपको पता नहीं है पर आपने ध्यान दिया होगा. बेटा कभी आप ऐसा देखें कि जो वाटर सरफेस है ना, वाटर सरफेस जो है वो ना एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन जैसे काम करता है. कैसा? स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन जैसे काम करता है. वाटर सरफेस ऐसे बिहेव करता है. पर आपने कभी ऐसा सिचुएशन देखे जहां पे वाटर सरफेस एक खिंचा हुआ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन जैसे काम करता है? यस, आपने देखा होगा. जैसे कि आपने कभी ना कभी तो देखा होगा कि पानी के सरफेस के ऊपर कुछ ऐसा छोटे छोटे कीड़े वगैरह रहते हैं, वो चलते रहते हैं. छोटे छोटे कीड़े जो है, जैसे कि मस्कीटो है ना, जैसे कि मस्कीटो को कभी पानी के ऊपर चलते हुए देखे? कभी आपने सोचा नहीं कि मस्कीटो क्यों डूब नहीं जा रहे पानी में? आपने देखा होगा कि मस्कीटो जो है पानी सरफेस में आराम से चलता रहता है, दौड़ता रहता है ना. तो ये कैसे हो सकता है? क्या है कि मस्कीटो एक हल्का ऑब्जेक्ट है ना, एक छोटा ऑब्जेक्ट है. उसकी वजह से सरफेस कैसे बिहेव कर रहा है मैंने बताया था. सरफेस एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन जैसे काम कर रहा है. तो जो स्ट्रेच मेम्ब्रेन है ना, वो मस्कीटो का जो वेट है उसको क्या करता है? न्यूट्रलाइज करता है. इसलिए वो पानी के अंदर जाता नहीं, वो डूबता नहीं है ना. यस. तो डेफिनेटली आप अगर देखें नहीं है ना, कभी तो आप इसको कोशिश कीजिए. पानी के सरफेस में जाएंगे, जैसे कि कई रिवर के पास, कैनल के पास जाएंगे, तो जहाँ पे पानी डिपॉजिट होता है ना, तो वहाँ पे आप देखा होगा कि पानी में कुछ कीड़े वगैरह रहते हैं. खाली मस्कीटो नहीं है, और भी कुछ रहते हैं जो पानी के ऊपर चलते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, है ना. ऐसा. तो चलिए कोई बात नहीं. सो वाटर सरफेस जो है, खाली वाटर नहीं, सभी लिक्विड जो है, जितने भी लिक्विड्स है, सबके सरफेस ऐसा स्ट्रेच मेम्ब्रेन जैसे काम करता है. यस. तो वो जो स्ट्रेच मेम्ब्रेन है, वो मस्कीटो का वेट को क्या कर रहा है? न्यूट्रलाइज कर रहा है, मतलब कैंसिल कर रहा है.
तो ये जो प्रॉपर्टी है लिक्विड का, है ना, लिक्विड का या फ्लूइड का जो प्रॉपर्टी है उसको हम क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन बोलते हैं। और ये सरफेस का प्रॉपर्टी है, लिक्विड के अंदर का प्रॉपर्टी नहीं है, बल्क में प्रॉपर्टी नहीं है, ये सिर्फ सरफेस में पाया जाता है। ठीक है, सो इसको डिफाइन कैसे किया जाता है? फॉर एग्जाम्पल सपोज हम उसके लिए एक सिंपल सिचुएशन लेना चाहेंगे। एक सिंपल सिचुएशन लेते हैं, जैसे कि सपोज हम क्या करेंगे कि एक ऐसा एक फ्रेम बना देते हैं। देखो बेटा, ऐसा एक फ्रेम बनाते हैं, समझ पा रहे हैं? ये जो फ्रेम बनाया जा रहा है, ये फ्रेम ऐसा है। सपोज आपने एक फ्रेम बना दिया, फॉर एग्जाम्पल इसको ऐसा ऐसा कर लेता हूं, ठीक है। और ये छोटा है, ज्यादा बड़ा नहीं, एक छोटा फ्रेम ऐसे बनाएंगे और इसको वायर को ऐसे मोड़ के ऐसा फ्रेम बना सकते हैं, ठीक है। और हम एक काम करेंगे कि यहाँ पे एक रॉड को छोड़ देते हैं और इसको ऐसा, ये ऐसा वर्टिकल नहीं है, हॉरिजॉन्टल रखा गया है। फ्रेम कैसा है? हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल फ्रेम, ठीक है। ये जो रॉड है ना, इस रॉड इसके ऊपर रखा गया है ना, इसके ऊपर स्लाइड कर सकता है, रॉड जो है स्लाइड कर सकता है। अब ये पूरा जो यहाँ पे एरिया दिख रहा है फ्रेम का, इसको आप क्या करो, एक सोप सोल्यूशन में डुबाओ, सोप सोल्यूशन में, है ना। सोप सोल्यूशन में डुबा के हम बाहर निकाल देंगे, सोप सोल्यूशन में डुबा के बाहर निकाल देंगे। जब बाहर निकालेंगे ना, तो आपको क्या दिखेगा? ये तो बचपन में आपने किया होगा, बचपन में बच्चे क्या करते हैं, वो सोप बबल्स क्रिएट करते हैं, आपने किया होगा। ऐसा फ्रेम बना देते हैं, उसको सोप सोल्यूशन में डाल देते हैं, उसको निकाल के फिर फूंक देते हैं। जैसे फूंकोगे ना, फूंकने से क्या होगा, ऐसे बबल्स क्रिएट होंगे। ये आपने किया होगा। तो बिना सरफेस टेंशन में बबल्स क्रिएट नहीं हो सकता, याद रखिए। बबल्स क्रिएट किया था ना, यस वही है। तो यहां पर भी वैसे ही है, हम इसको सोप सोल्यूशन में लेते हैं और बाहर निकाल देते हैं। तो सोप सोल्यूशन के अंदर लिया और बाहर निकाल दिया, तो क्या होगा, यहाँ पे ना ऐसा मेम्ब्रेन क्रिएट हो जाएगा, एक फिल्म दिखेगा आपको ये एक फिल्म दिखेगा। हम इसको क्या बोलेंगे, सोप फिल्म। हम इसको सोप फिल्म बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो सोप फिल्म क्रिएट हो गया है, ये जो सोप फिल्म में दिस विल एक्ट एज स्ट्रेच मेम्ब्रेन। जैसे मैं आपको बताया था ना कि सरफेस जो है एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन जैसे काम करता है। ये सोप फिल्म क्या करेगा, इस रॉड है, दिस रॉड कैन बी स्लाइड ऑन दिस सरफेस, ओके। ये रॉड इस फ्रेम में स्लाइड कर सकता है, उस रॉड को ना खींचेगा, उस रॉड पे फोर्स एक्सर्ट करेगा, क्योंकि ये स्ट्रेच मेम्ब्रेन जैसे काम कर रहा है। सोप फिल्म है ना, एक्ट्स एज अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। सोप फिल्म एक्ट्स एज अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। तो ये इस तरफ फोर्स लगाएगा। सपोज हम इस रॉड का लेंथ को L मान लेते हैं, ओके। तो ये जो फोर्स एक्सर्ट करेगा, ये टोटल फोर्स को F मान लेते हैं। इस स्ट्रेच मेम्ब्रेन होने की वजह से फोर्स इस तरफ एक्सर्ट करेगा, उसको खींचेगा। अब सोचिए ना, जब आप स्प्रिंग को खींच लेते हैं, स्प्रिंग को खींचते हैं, तो स्प्रिंग क्या करता है, आपके ऊपर फोर्स लगाता है। आप अगर स्प्रिंग को ऐसे खींच रहे हैं, तो स्प्रिंग क्या करेगा, उल्टा फोर्स लगाएगा। कुछ वैसे ही हो रहा है। ये स्ट्रेच मेम्ब्रेन होने की वजह से ये क्या कर रहा है, रॉड को खींच रहा है ना। ये सब कुछ हॉरिजॉन्टल सरफेस में, वर्टिकल सरफेस नहीं, ओके। तो जब खींच रहा है, तो टोटल फोर्स कितना एक्सर्ट किया, ये जो फिल्म है, सोप फिल्म है, ये टोटल फोर्स F एक्सर्ट किया। रॉड का लेंथ क्या है, L है। सो सरफेस टेंशन को डिफाइन कैसे किया गया मालूम? तो सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज सरफेस टेंशन को हमने कैसे डिफाइन किया? सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ। दैट मीन्स ये जो स्ट्रेच मेम्ब्रेन है, इसने जो फोर्स लगाया पर यूनिट लेंथ, कितना फोर्स लगाया, उसको बोलते हैं सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन सिर्फ फोर्स नहीं है, सरफेस टेंशन सिर्फ फोर्स नहीं है, वो फोर्स पर यूनिट लेंथ है। दैट मीन्स ये जो रॉड हम ले रहे हैं, उसके यूनिट लेंथ पे कितना फोर्स लगेगा, हम उसको बोलते हैं सरफेस टेंशन। समझ में आ गया? यस। वंस आपको ये बैकग्राउंड समझ में आया ना, तो आप आसानी से डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं, है ना। तो सरफेस टेंशन को हम कुछ सिंबल दे सकते हैं, जैसे कि सरफेस टेंशन को अलग अलग सिंबल दिया जा सकता है। तो इसलिए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, सब इसको एक टी सिंबल दे देते हैं। टी इज द सरफेस टेंशन। तो इसलिए सरफेस टेंशन का देयरफॉर डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन क्या होगा? फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, m1 L1 T-2 बाय लेंथ का क्या होगा, L1। सो फाइनली सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फॉर्मूला आपके सामने है, विच इज m1
L0 एंड T-2, L की पावर 0 है। तो इस तरीके से एक न्यू फिजिकल क्वांटिटी को फिर हमने डिस्कशन किया। ये सरफेस टेंशन कौन सा चैप्टर में आने वाला है मालूम? ये फ्लूइड मैकेनिक्स में आने वाला है। ओके, लिक्विड, गैस, वो वाला जो चैप्टर है फ्लूइड मैकेनिक्स में ये चीज आने वाला है। कल भी मैं आपको फ्लूइड मैकेनिक्स का एक फिजिकल क्वांटिटी के बारे में डिस्कस किया था। उसका नाम क्या था? यस, उसका नाम था कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कल मैं आपको विस्कोसिटी के बारे में बताया था। विस्कोसिटी एक प्रॉपर्टी का नाम है। ओके, सब्सटेंस का एक प्रॉपर्टी का नाम है। सिमिलरली सरफेस टेंशन भी एक प्रॉपर्टी का नाम है, बट ये फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड का प्रॉपर्टी है। समझ पा रहे हैं? तो इस तरीके से ये आपको समझा दिया। सो नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में हम और एक फिजिकल क्वांटिटी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3, उसका नाम है विच इज कॉल्ड एज थर्मल कंडक्टिविटी। दिस इज कॉल्ड एज थर्मल कंडक्टिविटी। इसको के में डिनोट किया जाता है। इसका सिंबल क्या है? के है। चलिए हम इसके डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने को कोशिश करते हैं। तो ये जो थर्मल कंडक्टिविटी है ये आप हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स उस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो हीट एक स्पेशल चैप्टर है, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वहां पे इसको डिफाइन किया गया है। ठीक है बेटा, थोड़ा सोचिए, स्कूल में आपको ये सिखाया गया, ओम्स लॉ में इलेक्ट्रिसिटी में आपको सिखाया गया कि करंट को फ्लो होने के लिए क्या चाहिए? पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तभी तो आपने लिखा कि करंट इज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, है ना? यस। वो कौन सा करंट था? वो था इलेक्ट्रिक करंट। उसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? फ्लो होते हैं। जब मेटालिक वायर में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं उससे करंट क्रिएट होता है, और वो जो करंट है वो पोटेंशियल डिफरेंस को प्रोपोर्शनल है। तो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, वैसा हीट करंट को फ्लो होने के लिए क्या चाहिए? जैसे इलेक्ट्रिक करंट होता है वैसे हीट करंट भी डिफाइन किया जा सकता है। समझ पा रहे हैं? कुछ वैसे ही है, उस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, सपोज मैं एक रॉड ले लिया, ये एक मेटालिक रॉड है, और मेटालिक रॉड को लेके हम उसका एक एंड पे उसको गर्म करना चालू कर देते हैं। ध्यान दीजिए, इसको गर्म कर लेते हैं। तो ये के लाइक आयरन बार है या एल्यूमिनियम या कॉपर कुछ तो ले लेते हैं, है ना? सो इसको यहां से हम हीट देना चालू करते हैं। जैसे फ्लेम है और हम यहां से इसको हीट देना चालू कर दिए। जैसे हीट देंगे ना, सो ये है हीट का सोर्स, ये फ्लेम जो है हीट का सोर्स है। तो आप क्या देखेंगे, सपोज आपने यहाँ पे एक थर्मोमीटर लगा दिया, जैसे कि सपोज एक थर्मोमीटर हमने यहाँ पे लगाया और एक थर्मोमीटर हम यहाँ पे लगा देते हैं, करेक्ट? यहाँ पे लगा देते हैं। सो ये थर्मोमीटर का पोजीशन है, ठीक है? तो दैट मीन्स यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन, इस क्रॉस सेक्शन, ये और एक क्रॉस सेक्शन है। समझ पा रहे हैं? ये दोनों क्रॉस सेक्शन जो दिख रहा है ना, ये थोड़ा 3 डायमेंशन में आप इमेजिन कीजिए। इसके एरिया क्रॉस सेक्शन क्या है? ए है। जो बार हमने लिए हैं उसके एरिया क्रॉस सेक्शन ए है, और यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है हम इसको एल मान लेते हैं। सपोज इसको एल मान लिया गया, ठीक है? इसको स्मॉल एल में डिनोट कर देते हैं। तो जैसे आप इस रॉड को गर्म करेंगे, सपोज हम इसको कॉपर रॉड ले लेते हैं, ठीक है? सो ये जो कॉपर रॉड है इसको जब आप गर्म करेंगे तो क्या होगा? आपको क्या लगता है किस तरफ टेम्परेचर ज्यादा होगा और किस तरफ टेम्परेचर कम होगा? दोनों थर्मोमीटर में रीडिंग के बारे में बताइए। कॉपर रॉड, है ना? कौन सा थर्मोमीटर में रीडिंग ज्यादा होगा? आप ये देखेंगे, अगर आपको अच्छे से ध्यान होगा कि कॉपर जो है ना हीट को कंडक्ट कर लेता है। थोड़ा थोड़ा आपको पता होगा, है ना? कॉपर रॉड क्या है? हीट को इजीली कंडक्ट कर सकता है, इसलिए मैंने कॉपर ले रहा हूं यहां पे, है ना? तो हीट जो है यहां पे, ये क्या है? सोर्स है, ये हीट सोर्स है, ये हीट सोर्स है। तो सोर्स से हीट यहां से गया, है ना? हीट जब गया है तो इसके पास वाला जो सेक्शन है ना, किसी भी इंस्टेंट पे हम ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्व करेंगे, किसी भी इंस्टेंट पे इसका टेम्परेचर ज्यादा होगा। सपोज इसका टेम्परेचर को मैंने θ1 लिया। थीटा, आप बोलेंगे थीटा तो हमने एंगल का सिंबल के लिए लिया था। मैं आपको बोला था ना कि कोई भी सिंबल को अलग अलग क्वांटिटी के लिए लिया जा सकता है, करेक्ट? यस। सो थीटा क्या है? टेम्परेचर है। टेम्परेचर को भी थीटा में सिंबलाइज किया जाता है, बट ये डिग्री सेंटीग्रेड स्केल में। डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन, ये सब नाम सुने हो ना? सो टेम्परेचर को केल्विन में, केल्विन स्केल में कैपिटल टी में डिनोट किया जाता है। टेम्परेचर को डिग्री सेंटीग्रेड स्केल में थीटा में रिप्रेजेंट करते हैं।
कुछ जगह में स्मॉल टी भी लिखते हैं, बट मैं स्मॉल टी को टाइम ले रहा हूं ना, इसलिए मैं टेम्परेचर को थीटा ले रहा हूं। और थोड़ा दूर जो क्रॉस सेक्शन है वहां के टेम्परेचर थोड़ा सा क्या होगा, कम होगा, उसका टेम्परेचर को हम थीटा 2 ले लेते हैं। यस, जैसे कि इसका टेम्परेचर थीटा 1 डिग्री सेंटीग्रेड और उसका टेम्परेचर थीटा 2 डिग्री सेंटीग्रेड, मैं सेंटीग्रेड स्केल में लिख रहा हूं, समझ पा रहे हैं? तो यहां से हम थर्मल कंडक्टिविटी डिफाइन करते हैं। यहां पे कंडक्शन हो रहा है, बट किसका कंडक्शन हो रहा है? इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं हो रहा है, यहां पे हीट कंडक्ट हो रहा है, हीट फ्लो कर रहा है। अच्छा बताइए, हीट कहां से कहां फ्लो करेगा? हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर या लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर? यस, आप सही सोच रहे हैं। हीट विल फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, करेक्ट। तो यहां पे थीटा 1 बड़ा है किससे? थीटा 2 से, है ना। सो किसी भी इंस्टेंट पे थीटा 1 जो है बड़ा रहेगा किससे? थीटा 2 से। इसलिए हीट कंडक्ट होगा, हीट फ्लो करेगा। हीट कहां से कहां कंडक्ट होगा? हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। सो इस रॉड के थ्रू जो हीट कंडक्ट हो रहा है, ओके, उसको हम क्या बोलेंगे? हीट करंट बोलेंगे। व्हाट इज हीट करंट? जैसे इलेक्ट्रिक करंट डिफाइन हुआ था, वैसे हीट करंट डिफाइन होगा। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या है? अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। तो हीट करंट का मतलब क्या है? अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, है ना। सो हम यहां पे सबसे पहले डिफाइन करेंगे हीट करंट। ये हीट का टॉपिक है। हीट करंट को कैसे डिफाइन करेंगे? इसको भी हम एक काम करते हैं, आई में रिप्रेजेंट कर लेते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो हीट करंट का मतलब है अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग पर यूनिट क्या? टाइम। यूनिट टाइम में कितना हीट फ्लो हुआ, हम इसको क्या बोलेंगे? हीट करंट बोलेंगे। इसको मैथमेटिकली हम कैसे लिखेंगे? सो देयरफॉर मैथमेटिकली आई इज इक्वल टू, अगर मैं हीट को एच में डिनोट करूं तो एच बाय टी। तो करंट, हीट करंट इज इक्वल टू हीट फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। कैसे आपने इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन किया था? इलेक्ट्रिक करंट क्या था? चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। ये कौन सा करंट है? हीट करंट है। तो ये जो हीट करंट है उसको यहां पे डिफाइन किया गया है। दिस हीट करंट आई इज प्रोपोर्शनल टू, ये किसको किसको प्रोपोर्शनल है? ये ना टेम्परेचर डिफरेंस को प्रोपोर्शनल है। यहां पे इज प्रोपोर्शनल टू थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाय एल, इसको प्रोपोर्शनल है, ठीक है। दैट मीन जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतने ज्यादा क्या होगा? हीट करंट फ्लो होगा। बात तो सही है। मोर इज टेम्परेचर डिफरेंस, मोर विल बी हीट करंट। हीट क्यों फ्लो हो रहा है? टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से फ्लो हो रहा है। तो टेम्परेचर डिफरेंस को डेफिनेटली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो उसके एक जनरल एक्सप्रेशन है, मैं डायरेक्टली एक्सप्रेशन लिख रहा हूं। वैसे डिटेल्स आप हीट में पढ़ने वाले हैं, मैं डायरेक्टली एक्सप्रेशन लिख रहा हूं कि जो हीट करंट है आई है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? H बाई टी, हीट फ्लोइंग फॉर यूनिट टाइम, है ना। उसका एक फॉर्मूला है, इसको ऐसे एक्सप्रेस किया गया कि के ए इंटू थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाय एल, ये हीट करेंट का एक्सप्रेशन है, एवरेज हीट करेंट का एक्सप्रेशन है। देखिए आप, तो दैट मीन्स हीट करेंट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये जो एरिया है ना उसको मैं ए लिख रहा हूं। तो हीट करेंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर डिफरेंस को भी क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेंथ को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वो सारी चीजें आपको दिख रहा है। ये जो के आया ये एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, समझ पा रहे हैं? सो दैट मीन्स ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन से आप थर्मल कंडक्टिविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं, करेक्ट। ए इज एरिया क्रॉस सेक्शन, थीटा 1 माइनस थीटा 2 क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस है, एल क्या है? उसका लेंथ है, के इज थर्मल कंडक्टिविटी, जिसका हमें डायमेंशनल फॉर्मूला रिक्वायरमेंट है। के क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। एक्चुअली के एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और ये ना अलग अलग मेटल के लिए अलग होगा, कॉपर के लिए अलग होगा, आयरन के लिए अलग होगा, अलग अलग मटेरियल के लिए अलग होगा, है ना। समझ पा रहे हैं? ग्लास के लिए अलग होगा, प्लास्टिक के लिए अलग होगा। इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मीडियम, कौन सा मीडियम हम ले रहे हैं। सो के एक प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है। करंट, हीट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया क्रॉस सेक्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। उस चीज को लेके एक्सप्रेशन है। बिना एक्सप्रेशन में आप डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल नहीं सकते। अब आप निकाल सकते हो। अगर आपको के का डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए तो ध्यान दीजिए, हम यहां से आई को हटा देते हैं। सो डायरेक्टली हीट पर यूनिट टाइम लिख देते हैं, अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। तो यहां से आपको के कितना मिलेगा? अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं सो के कितना मिलेगा? के विल बी इक्वल्स टू क्या होगा यहां से? एच मतलब क्या? हीट। मैंने एच जो है वो हीट का सिंबल ले रहा हूं, और हीट क्या है? एनर्जी है, और एनर्जी का डायमेंशन क्या है? वर्क के बराबर, आपको मालूम है ना। सो यहां से क्या मिलेगा? के ए थीटा 1 माइनस थीटा 2, ये सारे न्यूमरेटर में है, ठीक है ना। ये सब
टाइम से क्या हो गए हैं, मल्टीप्लाई हो गए हैं। सो दिस विल बी इक्वल्स टू हीट इनटू लेंथ। समझ पा रहे हैं? इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, तो यहां से आपको तो ओके अभी इसका सारे डायमेंशन हम पुट कर देंगे। ओके सो के का डायमेंशन फॉर्मूला विल बी इक्वल्स टू हीट का डायमेंशन फॉर्मूला। हीट क्या है, एनर्जी है, एनर्जी क्या है, वर्क है, और वर्क का ये डायमेंशन फॉर्मूला है। तो हीट की जगह इसको पुट कर दिया जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, m1 L2 एंड T-2 डिवाइडेड बाय, ये तो क्या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया के क्या होगा, L स्क्वायर हो जाएगा, है ना। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू क्या लिखना पड़ेगा, ये देखिए θ1 माइनस θ2। θ1 माइनस θ2 क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस है। सो θ1 माइनस θ2 का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो उसको के लिखा जाएगा। के मतलब क्या है, केल्विन। आपको याद होगा कि टेम्परेचर हो या टेम्परेचर डिफरेंस हो, टेम्परेचर हो या टेम्परेचर डिफरेंस हो, सभी का डायमेंशनल सिंबल क्या है, के है। याद है आपको, डायमेंशनल सिंबल के है। इसलिए ये इसका डायमेंशनल सिंबल होगा टेम्परेचर का। सो इसमें हम क्या लिखेंगे, के लिखेंगे। इस के में कंफ्यूज मत होना, बार बार आपको बता रहा हूँ। ये के कौन सा है, केल्विन है। ये के कौन सा है, थर्मल कंडक्टिविटी का सिंबल है। ओके सो टेम्परेचर को के लिखा, के की पावर 1 लिखा, और टाइम टी के पावर 1 लिखा। इससे आपको मिला थर्मल कंडक्टिविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला। सो फाइनली आपका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ रहा है, m की पावर 1 है ना, L2 तो कट गया है, L2 तो कट गया, ठीक है। ये हीट का है, मैंने एक छोड़ दिया हूं, ये हीट का m1 L2 T-2 ये रुक गया क्या, हाँ अरे अरे ये तो रह गया था। सो फाइनली क्या मिलेगा, L2 कट गया बट एक L1 रह गया। सो m1 L1 T की पावर क्या आएगा, यहाँ पे T की पावर क्या आ रहा है, -2, ऊपर से -1, तो T की पावर -3 है ना, और K की पावर -1। तो दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। सो हियर K इज द प्रोपोर्शनली कांस्टेंट, एंड K जो प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है उसका नाम क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी, यही है। दिस इज कॉल्ड एज थर्मल कंडक्टिविटी। अलग अलग मटेरियल के लिए इसका वैल्यू क्या होगा, डिफरेंट होगा। ओके सो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हम आखिरी में निकाल चुके हैं। फाइन, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। इससे नया नया फिजिकल क्वांटिटी आपको डिफाइन किया जा रहा है ना। तो ये सारे चैप्टर्स आगे आने वाले हैं, बट वो सारे चैप्टर्स जो आगे आने वाले हैं उसकी कुछ इंपॉर्टेंट क्वांटिटी को है ना हम यहाँ पे डिस्कशन कर ले रहे हैं। ओके ठीक है, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, कंफ्यूज मत होना। ये के और ये के में कंफ्यूज मत होना। ये के कौन सा है, थर्मल कंडक्टिविटी। ये के कौन सा है, केल्विन वाला के है, वो डायमेंशनल सिंबल है ना, टेम्परेचर। सो θ1 माइनस θ2 क्या है, θ1 माइनस θ2 है टेम्परेचर। टेम्परेचर नहीं, खाली टेम्परेचर नहीं, ये टेम्परेचर डिफरेंस है, ये टेम्परेचर डिफरेंस है, उसका के ही होगा। तो हम एक काम करते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी का सिंबल को आप केडियास पे मान सकते हैं, चलेगा। आपको समझ में आ गया ना, इसको ध्यान में रखिए। सो इसका सिंबल को कुछ अलग दे दूं, केडियास दे दूं, चलेगा। इसके सिंबल को केडियास लिख देता हूं, आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं इसका सिंबल को चेंज कर दिया, इसको केडियास लिख दिया। तो जब आप नोट कर रहे हो ना, इसको केडियास लिख देते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी केडियास। और के क्या है, केल्विन वाला, मतलब टेम्परेचर का डायमेंशनल सिंबल। अब आपको समझ में आ गया। ओके बेटा, तो ये अगर ध्यान में आ गया है, सो अभी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी लेना चालू कर देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है, आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, डायमेंशनल एनालिसिस को लेके ये सब कुछ डिस्कशन किए जा रहे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ क्वेश्चन, इसमें क्या दिया है, एक न्यू फिजिकल क्वांटिटी हम लेना चाहते हैं। फिजिक्स में जैसे मैकेनिक्स पहले पढ़ना पड़ता है, मैकेनिक्स में फ्लूइड मैकेनिक्स आता है ना, ग्रेविटेशन आता है, मैकेनिक्स में न्यूटन्स लॉज आता है, रोटेशनल मोशन आता है, बहुत कुछ आता है। ऐसा ही हम हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में ये कुछ क्वांटिटी हम स्टडी कर रहे थे ना। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के बाद हम चलते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। इलेक्ट्रिसिटी में भी कुछ क्वांटिटी मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। एक और क्वांटिटी है जो कि इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। इसका सिंबल पता है क्या, इसका सिंबल ऐसा है, ये भी एक लैटिन अल्फाबेट आ गया है, इस सिंबल का नाम है एप्सिलॉन। इसका नाम क्या है, एप्सिलॉन, सिंबल का नाम एप्सिलॉन है। ओके,
सो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, और अगर मैं एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट आप कुछ भी लिखिए, अभी तो एप्सिलॉन नहीं लिखता हूं, तो आपको ना इसका डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा गया है। व्हाट इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक परमिटिविटी? ये भी आपके लिए न्यू है। देखिए, कहीं ना कहीं हम अभी कहां चले गए हैं, इलेक्ट्रिसिटी को चले गए हैं, और इलेक्ट्रिसिटी को जाके हम एक फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करना चाहते हैं। याद कीजिए, जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हमने क्या किया, दो मास थे, उनके बीच का अट्रैक्टिव फोर्स को रिप्रेजेंट किया। जैसे मास के बीच में अट्रैक्शन होता है, बट चार्ज के बीच में दोनों हो सकता है, अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्सन भी हो सकता है। आप जानते हो कि लाइक चार्जेस अट्रैक्ट, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। आप जानते हैं, ये देखिए मैंने दो चार्जेस लिया, बस मैं मास की जगह क्या ले रहा हूं, चार्ज ले रहा हूं। जैसे कि एक चार्ज Q1 है और एक चार्ज कौन सा है, और एक चार्ज है Q2। समझ पा रहे हैं? यस। दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन को R ले लेते हैं। ये कुछ वैसे ही है, आप न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जानते हो ना, मास m1 है और एक मास के m2 है, डिस्टेंस r है, तो आप फोर्स को क्या लिख रहे थे, G इंटू m1 m2 बाय r स्क्वायर, है ना। ये फॉर्मूला किसने दिया था, न्यूटन। वैसा ही जैसे न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, वैसा ही यहाँ पे इसको बोलते हैं कूलम्ब्स लॉ। न्यूटन्स लॉ ग्रेविटेशन में है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इसको हम क्या बोलते हैं, कूलम्ब, कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब एक ग्रेट साइंटिस्ट है, उन्होंने ये लॉ दिया है ना, चार्ल्स अगस्टिन डी कूलम्ब उनका नाम है। इन्होंने ये लॉ दिया। उन्होंने क्या लॉ दिया मालूम, उन्होंने ये बताया कि दोनों चार्जेस अट्रैक्ट हो सकते हैं, रिपेल हो सकते हैं। जैसे कि सपोज ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो दोनों क्या होंगे, रिपेल होंगे। सिमिलर चार्ज है तो रिपेल होंगे। सो रिपल्सन जब भी फोर्स डेवलप्ड होता है, मैंने आपको क्या बताया था, फोर्स जब भी डेवलप्ड होता है एक होके नहीं होता, हमेशा दो होके होता है। फोर्स कभी भी सिंगल फोर्स डेवलप नहीं होता, नहीं तो न्यूटन्स थर्ड लॉ कैसे साइडियस पे होगा, एक्शन है तो रिएक्शन है। समझ पा रहे हैं? यस। तो मैं इस फोर्स का नाम अगर F21 दिया, तो इस फोर्स का नाम मैं F12 दे सकता हूं। देखो, Q1 Q2 को रिपेल कर रहा है, Q2 भी Q1 पे रिपेल कर रहा है। सो F21 क्या है, फोर्स ऑन Q2 बाय Q1, और ये फोर्स कौन सा है, फोर्स ऑन Q1 बाय Q2। समझ पा रहे हैं? तो एज पर न्यूटन ये दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा। F12 वेक्टर, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा, इसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव वेक्टर, एक दूसरे का नेगेटिव है। बट स्केलर फॉर्म में लिखे ना, अगर आप मैग्नीट्यूड लिखते हो, है ना, सो इसका मॉड और F21 वेक्टर का मॉड क्या होगा, सेम होगा। अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से मुझे माइनस साइन देना पड़ा, तो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो माइनस साइन आएगा, बट स्केलर फॉर्म में लिखेंगे तो दोनों इक्वल आएगा, बिकॉज दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड। एक्शन और रिएक्शन के, एक्शन एंड रिएक्शन के मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है, सेम होता है। और इसको सपोज हम F में डिनोट कर देते हैं, तो इसके बारे में कूलम्ब्स जो है उन्होंने लॉ दिया। समझ पा रहे हैं? कूलम्ब्स लॉ क्या है, लॉ यह है कि जो फोर्स है, दिस में भी अट्रैक्टिव फोर्स या रिपल्सिव फोर्स, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। कुछ इसके जैसा ही है, यहाँ पे M1 M2 था, यहाँ पे मास था, यहाँ पे चार्ज आ गया, तो कुछ सिमिलर है, बट एक थोड़ा सा डिफरेंस आपको दिख रहा है। वहां पे G लिख रहे थे, बड़ा G लिख रहे थे, और यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा है। एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए न्यू फिजिकल क्वांटिटी, जो आप जानने को बहुत ही क्यूरियस हो, है ना। यस, इस न्यू फिजिकल क्वांटिटी का नाम क्या है, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ही। जानने का क्यूरियसिटी होना चाहिए, क्यूरियस नहीं होगे तो आप कैसे जानोगे, है ना। तो ये क्या है, व्हाट इज परमिटिविटी, और मैं यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्यों लिखा, है ना। देखिए, यहाँ पे जो सराउंडिंग स्पेस है ना, वो वैक्यूम है। ये दोनों चार्ज कहाँ पे रखा हुआ है, दोनों चार्ज जो है हम वैक्यूम में रखेंगे। वैक्यूम में रखेंगे तो हमको एप्सिलॉन नॉट लिखना पड़ेगा। अगर कोई मीडियम में रखेंगे तो हम एप्सिलॉन लिखेंगे, करेक्ट। तो एप्सिलॉन नॉट को इसलिए क्या बोलते हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड एज परमिटिविटी, इलेक्ट्रिक क्या, परमिटिविटी ऑफ किसका, वैक्यूम। वैक्यूम का परमिटिविटी को हम एप्सिलॉन नॉट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और खाली एप्सिलॉन लिखेंगे ना तो क्या समझेगा, परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अगर चार्ज को हम कोई मीडियम में रख देते हैं ना, चार्ज को मीडियम में लेते तो आपको
एप्सिलॉन सिंबल यूज करना है। अगर चार्ज वैक्यूम में है तो आप एप्सिलॉन नॉट लिखिए, है ना। जो भी हो फिजिकल क्वांटिटी का नाम क्या है? परमिटिविटी है। समझ पा रहे हैं? यस। सो अभी सवाल ये है कि दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और ये कूलम्ब्स लॉ, दोनों में डिफरेंस क्या है? पहला चीज है, परमिटिविटी को मैं थोड़ा सा आपको रिप्रेजेंट कर लेता हूं। एक्चुअली ये ना ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे कि अगर आपको कोई पूछे कि व्हाट इज परमिटिविटी, आप क्या बोलोगे? आपको ऐसे बोलना पड़ेगा कि परमिटिविटी इज अ फिजिकल क्वांटिटी बाय विच वी कैन एक्सप्रेस डिफरेंट इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए मीडियम। देखो, आपको मालूम होगा कि मेटल में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाता है, प्लास्टिक में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होता, ग्लास में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होता। सिलिकॉन अलग तरीके से बिहेव करता है, सिलिकॉन को हम सेमीकंडक्टर बोलते हैं, जानते हैं आप? आयरन, कॉपर, सिलिकॉन, प्लास्टिक, ये सब अलग अलग मटेरियल है। क्या सबका इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी सिमिलर है? नहीं है। समझ पा रहे हैं ना? तो ये जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है, डिफरेंट मीडियम का जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है, उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए, आई मीन टू डिस्टिंग्विश इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट मीडियम, हम ये फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन किया है। सो दिस फिजिकल क्वांटिटी, जिसका नाम क्या है? परमिटिविटी है। सो दिस फिजिकल क्वांटिटी कैन कैरेक्टराइज्ड द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी या इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पर्टिकुलर मीडियम, एंड फॉर डिफरेंट मीडियम इट विल बी डिफरेंट। तभी तो हम ये बोलेंगे कि परमिटिविटी फॉर डिफरेंट मीडियम इज डिफरेंट। आयरन का परमिटिविटी डिफरेंट होगा, आयरन का परमिटिविटी जो होगा प्लास्टिक का वो परमिटिविटी नहीं होगा, ग्लास का परमिटिविटी नहीं होगा। दैट मीन्स अलग अलग मीडियम का जो इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए हम इस फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन किए हैं। ओके, सो तो दैट मीन्स ये दोनों चार्जेस वैक्यूम में है तो हम एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे, कोई मीडियम में आ गया तो बस एक चेंजेस यहाँ पे एप्सिलॉन लिखना, बस इतने डिफरेंस है। तो कहीं ना कहीं एक चीज तो कंफर्म हो गया है कि दोनों चार्ज को आप किसी भी मीडियम में रखेंगे ना, अलग अलग मीडियम में रखेंगे ना, तो ये जो वैल्यूज है डिफरेंट होगा। एक्चुअली ये भी एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ये जो आपको दिख रहा है ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। सो वैक्यूम में ये फॉर्मूला यूज किया जाएगा। मीडियम में, मीडियम के लिए क्या लिखेंगे? ये तो क्या लिखेंगे? चार्जेस, यहां पे हम लिख सकते हैं चार्जेस आर इन कहां? वैक्यूम। वैक्यूम में तो एप्सिलॉन नॉट लिख रहे हैं। यस। अगर चार्जेस मीडियम में है तो आप क्या लिखोगे? हम इसको एक्सप्रेस भी कर सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन, एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये कब यूज करेंगे ना? जब चार्जेस आर इनसाइड क्या? मीडियम। एक पर्टिकुलर मीडियम के अंदर है ना, तो आप अगर मीडियम में है तो हम कौन सा सिंबल यूज करेंगे? एप्सिलॉन यूज करेंगे। वैक्यूम में है तो कौन सा यूज करेंगे? एप्सिलॉन नॉट यूज करेंगे। हाँ, तो इस तरीके से एक लॉ भी है। जैसे आप मास के लिए लॉ पढ़ते हैं, स्कूल में आपने मास के लिए लॉ पढ़ा है, वैसे ही चार्ज को लेकर भी लॉ है जिसका नाम क्या है? कूलम्ब्स लॉ। समझ पा रहे हैं? एक डिफरेंस आपने देखा कि मैंने आपको क्या बताया कि एप्सिलॉन जो है, जो परमिटिविटी ऑफ मीडियम है, तो मीडियम बदलेगा तो परमिटिविटी क्या होगा? बदल जाएगा, है ना। सो फॉर डिफरेंट मीडियम एप्सिलॉन इज डिफरेंट। ये डिफरेंट होगा तो ये भी क्या होगा? डिफरेंट होगा, है ना। तो ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, एक्चुअली ये क्या है? ये कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को ग्रेविटेशन में हमने क्या लिखा था? जी लिखा था। आप ध्यान दीजिए, जी क्या है कि यूनिवर्सल कांस्टेंट है। यूनिवर्सल कांस्टेंट का मतलब जी जो है ना वो वैरी नहीं करता। आप मास को किधर भी रखो, दोनों मास को किसी भी मीडियम में रख दीजिए। So when masses are placed in different medium, जी वैरी नहीं करता, ये वैरी नहीं करता, इसलिए इसको क्या बोला गया? यूनिवर्सल कांस्टेंट बोला गया। पर ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है नहीं है। क्यों ना? एप्सिलॉन जो है, जो परमिटिविटी है मीडियम का, वो वैरी करता है। अलग अलग मीडियम में एप्सिलॉन अलग होता है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है ग्रेविटेशन का लॉ में और इलेक्ट्रिसिटी का लॉ में। एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि ग्रेविटेशन का लॉ में जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ना, वो यूनिवर्सल है। आप कोई भी मीडियम में मास को रखिए, जी क्या होगा? सेम होगा। बट ये यूनिवर्सल नहीं है। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। चलिए कोई बात नहीं, अगर आपकी बैकग्राउंड समझ में आ गया, इसके बारे में डिटेल्स तो हम इलेक्ट्रिसिटी में ही पढ़ेंगे। आज बस एक आपको झलक दिखाया, बस, है ना, आपको एक समझ में आने के लिए एक थोड़ा सा बैकग्राउंड मैंने क्रिएट किया। चलिए इसको इरेज कर लेते हैं। फाइनली हमारा जो टारगेट है, हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है कि इलेक्ट्रिक परमिटिविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला जाए। अब आप निकाल सकते हैं, डेफिनेटली आप निकाल सकते हैं। समझा तो दिया मैंने आपको। सो आप इनमें से कोई भी फॉर्मूला यूज करके आप डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। जैसे कि हमने अभी फोर्स को, इलेक्ट्रिक फोर्स को कैसे डिफाइन किया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
या एप्सिलॉन, आप कुछ भी लीजिए। अगर मीडियम में है तो एप्सिलॉन लिखेंगे और वैक्यूम में तो एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे, इतने डिफरेंस है। इनटू Q1 Q2 बाई क्या आर स्क्वायर। और आपको चाहिए डायमेंशनल फॉर्मूला, आप कैसे निकाल सकते हैं? बस आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा? एफ इंटू 4 पाई एप्सिलॉन इंटू आर स्क्वायर, ये सबको क्रॉस मल्टीप्लाई किया इज इक्वल टू Q1 इंटू Q2। तो यहां से एप्सिलॉन कितना आएगा? Q1 Q2 बाय 4 पाई एफ इंटू आर स्क्वायर। देखिए अब आप डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हैं। वैसे 4 पाई क्या है? 4 पाई तो नंबर है। 4 पाई क्या नंबर है? नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता। इसलिए इसको तो हम बाहर निकाल देंगे। ये नंबर है, इसका कोई डायमेंशनल नहीं होगा। एप्सिलॉन का डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए, परमिटिविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए। तो चार्ज क्या होता है? करंट इंटू टाइम होता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे? आई इंटू टी। चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? I1T1। दूसरा भी चार्ज, वो Q1 हो Q2 हो Q3 हो, चार्ज तो है ना, है ना? तो इसलिए चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आएगा? I1T1। तो ये चार्ज का होल डिवाइडेड बाय फोर्स का क्या है? M1 L1 T-2। ये फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला है। 4 पाई तो नंबर है, कोई डायमेंशन नहीं है। आर स्क्वायर मतलब क्या? एल स्क्वायर। इससे आपको मिल गया डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ परमिटिविटी। करेक्ट? सो दैट अब बाकी इसको थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, है ना? तो क्या मिलेगा आपका आंसर? ये मिलेगा m की पावर -1। m की पावर -1 हो गया है, ठीक है? मास से शुरू करते हैं, फिर लेंथ का क्या होगा? 1 और यहाँ पे 2, कितना हो गया? 3 हो गया ना? तो l की पावर -3 सही लिख रहा हूँ। t की पावर ये -2 ऊपर से क्या होगा? +2 हो जाएगा। सो t की पावर +2 और ये भी 2 आ गया तो 4 आ गया और i के पावर 2 आ गया। सो दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। सो इलेक्ट्रिक परमिटिविटी क्या है वो आपको पता चला। परमिटिविटी क्या है, ये कहाँ पे डिफाइन होता है? जैसे कि चार्ज के बीच में जो इंट्रैक्शन है, दो चार्ज आपस में इंट्रैक्शन कर रहे हैं, वहां पे इसको डिफाइन किया गया है। ये एज ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया है, समझ पा रहे हैं ना? यस। कैसे थर्मल कंडक्टिविटी एज ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया था, वैसे ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के हिसाब से आता है। सो दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। और एक बार चेक कर लेते हैं, m की पावर -1, l की पावर -3 सही लिखा, थोड़ा आप भी देख लेना। तो t की पावर 4 सही है, यस, और i की पावर 2 है। सो चलिए ये सब चीजें जो है इस तरीके से डायमेंशनल एनालिसिस पे हमें डिस्कस करना पड़ता है, ठीक है? सो इस चैप्टर का नाम क्या था? यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन। तो इसमें काफी सारी चीजें आपके ध्यान में आया, आपका एक अच्छा बैकग्राउंड क्रिएट हो चुका है। अभी इसके आगे जैसे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है ना, वैसे एक मैग्नेटिज्म चैप्टर भी है। एक चैप्टर है जिसका नाम क्या है? मैग्नेटिज्म, ठीक है? उसका भी एक फिजिकल क्वांटिटी मैं लेना चाहूंगा। चलिए आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। ओके बच्चे, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हम और एक न्यू फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करना चाहेंगे, ओके? और ये है मैग्नेटिज्म का। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म ये फिजिक्स का एक बहुत अच्छा पोर्शन है ना? तो मैग्नेटिज्म में एक टर्म है जिसका नाम है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इस फिजिकल क्वांटिटी का नाम है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। और ये आपके लिए एकदम न्यू है, सो केयरफुल ध्यान दीजिए। इसको ना हम किस पे डिनोट करेंगे? चलिए इसको हम म्यू पे डिनोट करते हैं, करेक्ट? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, म्यू। सो क्या है, मैं आपको पिछले क्लास में मैंने मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला बताया था, याद है आपको? यस। तो वो यहाँ पे नीड होगा, आपको याद होगा एक फॉर्मूला हमने यूज किया था कि मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू QVB साइन थीटा, याद है आपको? उस दिन बताया था ना? यस। कि जैसे ये क्या है, ये किसका डायरेक्शन है? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। एक चार्ज पार्टिकल है और वो इस तरफ मूव कर रहा है, ये इसके वेलोसिटी का डायरेक्शन है, उनके बीच का एंगल क्या है? थीटा है, ठीक है? तो चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है उस पर जो फोर्स लगता है, ये इसका एक्सप्रेशन है। ये मैंने लास्ट क्लास बताया था। यहां से हम मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन फॉर्मूला निकाला था। बी क्या है? बी इज द सिंबल ऑफ क्या? मैग्नेटिक फील्ड। बी को हम क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक, ये क्या लिख रहा हूं? मैग्नेटिक फील्ड, है ना? मैग्नेटिक फील्ड। और इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या आएगा? ये थीटा, साइन थीटा तो नंबर है, साइन थीटा नंबर है तो उसका डायमेंशन फॉर्मूला होगा ही नहीं, है ना? यस। तो फिर बी क्या होगा? F/Q इंटू V।
बी का डायमेंशनल फॉर्मूला इज इक्वल टू इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है ना, साइन थीटा का कोई डायमेंशन होगा ही नहीं बिकॉज नंबर है। तो फोर्स का क्या है m1l1t-2 अपॉन चार्ज को क्या लिखेंगे I1t1, वेलोसिटी को क्या लिखेंगे L1t-1। ये सब चीजें आप जान चुके हैं है ना। तो इससे आपको मिल गया, आपको डायमेंशनल फॉर्मूला किसका मिल गया, इससे आपको डायमेंशनल फॉर्मूला मिल गया है किसका, मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन फॉर्मूला। वो यहाँ पे नीड होगा इसलिए मैं आपको दोबारा बताया। तो यहाँ पे फाइनली क्या मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड का m⁴ ठीक है, और l⁴ तो कट गया है तो आएगा नहीं, तो नहीं आएगा। t की पावर कितना होगा 1 और -1 ही तो कट चुके हैं, तो t की पावर क्या आएगा m⁴ आएगा, l⁴ आएगा, t⁻² आएगा, और I मतलब करंट I के पावर कितना आएगा -1 आएगा। देखिए समझ पा रहे हैं। तो दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और एक बार देख लीजिए, तो F/QB फोर्स m1l1t-2 लिखा, चार्ज को it लिखा, वेलोसिटी को l1t-2 लिखा, इसको कट कर दिया, मतलब l1 कट गया है तो मास के पावर 1 आ गया, l⁴ आ गया है ना, और t⁻² आ गया और I⁻1 आ गया। करेक्ट, यस। चलिए व्हाट इज मैग्नेटिक मोमेंट। देखो बेटा, स्कूल में पढ़ते टाइम आपने ये चीज तो जरूर लर्न किया होगा, मैं बार बार आपको स्कूल को ले चलता हूं है ना। सो ये के करेंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है, इसमें ना करंट फ्लो हो रहा है, करेंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, ठीक है। सो ये करेंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल जो है ये ना बार मैग्नेट जैसे काम करता है। बार मैग्नेट भी आपने स्कूल में पढ़ चुके हैं। सो बार मैग्नेट के सब मालूम है, जैसे बार मैग्नेट है, इसका 2 पोल होता है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक है। सो नॉर्थ पोल साउथ पोल के आपने ये सब ऐसा फील्ड लाइंस बनाया होगा, आपको थोड़ा याद है ये सब चीजें, क्या ये आपने स्कूल में ऐसा कुछ किया था, याद कीजिए। सो दीज आर कॉल्ड एज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इनको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं है ना, या लाइंस ऑफ फोर्स बोलते हैं। तो ये सब चीजें आपने किया होगा। सो इसका डायरेक्शन देखो, इसका डायरेक्शन कैसे था, ऐसे था। ये क्या है, बार मैग्नेट है, समझ पा रहे। तो ये क्या है, नॉर्थ पोल, और ये कौन सा है, साउथ पोल। तो दिस इज अ बार क्या मैग्नेट। बार मैग्नेट को डाइपोल बोलते हैं। सो बार मैग्नेट एज अ क्या डाइपोल। बार मैग्नेट को हम डाइपोल क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज इसके 2 पोल आ गया ना, नॉर्थ पोल आ गया और साउथ पोल आ गया, 2 पोल आ गया। और ये सब क्या है, फील्ड लाइन से नॉर्थ से साउथ दिख रहा है आपको ना। आउटसाइड क्या दिख रहा है, आउटसाइड इनका डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ है, और इनसाइड साउथ से नॉर्थ है। इनसाइड क्या है, साउथ टू नॉर्थ है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन है, समझ पा रहे हैं, यस। तो मैंने आपको इसलिए याद दिलाया क्योंकि स्कूल में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स पढ़ते ही है। ये कौन सा पोल है, नॉर्थ पोल। ये पोल का नाम क्या है, साउथ पोल। नॉर्थ पोल साउथ पोल 2 पोल आया ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डाइपोल। बार मैग्नेट एज अ क्या, एज अ डाइपोल, डाई मतलब 2, एज अ डाइपोल जैसे काम कर रहा है, समझा, यस। तो ऐसा ही कुछ यहां पर भी है। अगर आप एक करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल लेते हैं, सो दिस इज सर्कुलर कॉइल, तो सर्कुलर कॉइल भी ना ये भी डाइपोल जैसे काम करेगा। दैट मीन्स करंट फ्लो होने से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। सोचिए, मैंने आपको इससे पहले बताया था कि कौन सा फील्ड का सोर्स क्या है, आपको बताया गया था कि मास इज द सोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, बोला था ना। अर्थ का मास है तभी तो अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है ना, तभी तो मार्कर चला जा रहा है ना, यस। तो मास इज द सोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। सिमिलरली चार्ज इज द सोर्स ऑफ क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। जहां पे चार्ज है तो उसके आसपास क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। इसी प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स क्या है, करंट इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मास, चार्ज, करंट, ये तीनों ध्यान में रखिए। करंट इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर ये करंट कैरिंग कंडक्टर है तो ये अपना फील्ड प्रोड्यूस करेगा। आप तो एक चैप्टर पढ़ चुके हैं 10th स्टैंडर्ड में, वो चैप्टर याद कीजिए, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, पढ़ चुके हो क्या, नहीं, यस, वही तो चैप्टर है। तो कब अगर करंट फ्लो होगा, आपने इसका फील्ड लाइंस, इसके जो लाइंस ऑफ फोर्स है वो भी आप देखा होगा स्कूल बुक में, आपने इसे देखा होगा कि हाँ ऐसा फील्ड लाइंस है। थोड़ा मैं फील्ड लाइंस को डॉटेड लाइन में रिप्रेजेंट कर रहा हूं, देख रहे हैं। तो ये क्या है, दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये सर्कुलर जो कॉइल है ना, सर्कुलर कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है।
यहाँ पे जगह नहीं है बट इसलिए ऐसे कर दिया हूँ, समझ पा रहे हैं ना? यस। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से उसकी डायरेक्शन कैसे होता है, उसकी डायरेक्शन जस्ट लाइक ये कैसे देख रहे हैं वैसे आएगा, नॉर्थ से साउथ, आउटसाइड नॉर्थ से साउथ और इनसाइड साउथ से नॉर्थ। सो दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये सिर्फ दो जगह में नहीं है, ये सभी जगह में। आप इमेजिन कीजिए कि ये सर्कुलर कॉइल है ना, सर्कुलर कॉइल है, यहाँ पे एक रूल लगता है, कौन सा रूल? राइट हैंड थंब रूल। सो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो ये सब क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। ये ना हर जगह में है। दैट मीन्स ये सर्कुलर कॉइल कौन सा प्लेन में है? सपोज सर्कुलर कॉइल जो है ऐसा हॉरिजॉन्टल प्लेन में है ना, और करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। तो थंब ऊपर आएगा तो फील्ड लाइंस ना ऐसा आएंगे, सभी जगह में आएंगे, ऐसा ऐसा एक फ्लावर जैसे पैटर्न बनेगा। आप समझिए बात को। तो सर्कुलर कॉइल का जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ऐसे बनेंगे, फ्लावर जैसे पैटर्न बनेंगे, है ना। बोले तो मैं आपको बेसिकली ये समझाना चाहता हूँ, ये कुछ बार मैग्नेट जैसा ही है। इसका भी ऊपर क्या आएगा? नॉर्थ पोल, और नीचे क्या आएगा? साउथ पोल आएगा। सो दैट मीन्स करेंट कैरिंग कॉइल, हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? करंट कैरिंग क्या? कॉइल, करंट कैरिंग कॉइल is behaving like a bar magnet, is behaving like a bar magnet। कैसे बार मैग्नेट का फील्ड लाइंस था, वैसे सर्कुलर कॉइल का भी फील्ड लाइंस है ना। तो ये भी डाइपोल बनेगा। बार मैग्नेट मतलब एक डाइपोल, इसको हम क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक डाइपोल। ओके, दिस इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक डाइपोल। दो पोल आ गया, नॉर्थ पोल आ गया, साउथ पोल आ गया, इसलिए हमें इसको क्या बोलना पड़ेगा? मैग्नेटिक डाइपोल बोलना पड़ेगा। ये जो डाइपोल आपके सामने है जिसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल दिख रहा है, उसका मोमेंट को बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। ठीक है, सो डाइपोल मोमेंट को डिफाइन कैसे किया गया? अब हम डिफाइन करेंगे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जिसका हमें डायमेंशन चाहिए वो अभी हम डिफाइन करना चाहेंगे। सो इसको म्यू में डिनोट करेंगे। इसको ऐसे डिफाइन किया गया, म्यू इज इक्वल टू करंट इनटू एरिया ऑफ कॉइल, एरिया ऑफ कॉइल, इस तरीके से डिफाइन किया गया है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। आखिर में इसको डिफाइन कर ही लिया। देखिए क्या होता है कि डाइपोल का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, डाइपोल का कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए इसको डिफाइन किया गया। कोई भी डाइपोल के कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए क्या चाहिए? डाइपोल मोमेंट चाहिए। इसके बारे में डिटेल जानकारी आपको उस चैप्टर में मिलेगा, इसलिए परेशान मत होना। मैं आपको पूरा फिजिक्स अभी कैसे सिखा सकता हूं इतने दिन में, है ना। ये सारी चीजें जैसे जैसे अलग अलग चैप्टर आएंगे आपको डिटेल्स पढ़ेंगे। आज हमें डायमेंशनल एनालिसिस के लिए आप कंफ्यूज होते हैं ना, जैसे कि आपको नया नया फिजिकल क्वांटिटी मिलता है, आप कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज मत होइए, है ना। तो ऐसा एक एक मैं आपको बता रहा हूं, है ना। शायद आपको और भी नया नया चीजें आपको फेस करना पड़ जाए, उसमें कंफ्यूज मत होना, उल्टा मुझे पूछो आप, मैं फिर ऐसे बैकग्राउंड के साथ आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, है ना। ठीक है, चलेगा। सो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या है? करंट इनटू एरिया ऑफ कॉइल। तो डेफिनेटली म्यू का डायमेंशन क्या होगा? सो देयरफॉर डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ म्यू क्या होगा? करंट को क्या लिखना? I1, एरिया को क्या लिखना? L2। तो I1 L2 क्या है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायमेंशन फॉर्मूला है। समझ पा रहे हैं? तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। ये जो मैंने आपको समझा है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला समझा है। दिस इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फील्ड। ये मैं पहले भी बताया था, आज थोड़ा सा इसको रिवाइज करवा दिया, है ना। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये वेलोसिटी है, उस पे फोर्स एक्ट होता है, इस फोर्स को मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं, है ना। तो इससे इसका डायमेंशन आ गया है। इसको थोड़ा सा रिमाइंड कर दिया, ये तो मैंने लास्ट क्लास बताया भी था। आज मैंने एक न्यू फिजिकल क्वांटिटी लिया जिसका नाम क्या है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। और ये डाइपोल केस में डिफाइन होता है। डाइपोल मतलब क्या? नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। एक बार मैग्नेट भी डाइपोल जैसे काम करता है, करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल भी डाइपोल जैसे काम करता है। उसका जो डेफिनेशन है वो है करंट इनटू एरिया ऑफ द कॉइल। समझ पाया? तो ऐसे कई सारे क्वांटिटी आएंगे, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है, कई सारे ऐसे फिजिकल क्वांटिटी आएंगे। चलिए कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं, इसके डिस्कशन को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। तो आप फेस कीजिए, आपको जब असाइनमेंट आएगा उसमें आपको कई सारे डाउट्स आएंगे, डिफिकल्ट्स आएंगे, मुझे पता है पहले से, क्योंकि आप नया नया चीजें फेस करोगे ना, आपको पता नहीं उसके बारे में, आप डायमेंशन निकाल नहीं पाओगे, है ना। ये तो आपके साथ होने वाला ही है। जैसा ही मैं असाइनमेंट भेजूंगा किसका? डायमेंशन का, तो आपको कई सारे नया नया क्वांटिटी दिखेगा उसमें से कुछ क्वांटिटी में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया क्लास में, बट मैं सभी क्वांटिटी क्लास में डिस्कस नहीं कर सकता। आप इसको कीजिए, आपको जो डाउट्स आएगा ना, जो डिफिकल्टीज आएगा, तो मुझे आप शेयरिंग कीजिए। चलिए आज की क्लास में इतना ही है। सो यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर यहीं पे कंप्लीट हो गया है, और आपका बाकी है असाइनमेंट सॉल्व करना, है ना। आपका वेक्टर का असाइनमेंट सॉल्व हो गया है, वेक्टर का असाइनमेंट सॉल्व कीजिए, उसके डाउट शेयरिंग कीजिए। फिर इसके बाद हम चले जाएंगे अगला पोर्शन, जो कि मैथमेटिकल टूल्स है। ये सब कुछ जो है अभी आपका एक अच्छा बैकग्राउंड क्रिएट किया जा रहा है, आपके फाउंडेशन को मजबूत किया जा रहा है,
तो भी आप फिजिक्स पढ़ पाएंगे। क्या आपको मालूम है फिजिक्स जो है, फिजिक्स का पहला चैप्टर का नाम क्या है? काइनेमेटिक्स है। क्या है? काइनेमेटिक्स। दूसरे चैप्टर का नाम क्या है? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तीसरे चैप्टर का नाम क्या है? वर्क, पावर, एनर्जी। ये शुरू नहीं हुआ है, अभी आपके एक बैकग्राउंड क्रिएट किया जा रहा है। नेक्स्ट क्लास मोस्ट प्रोबेबली मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लेने वाला हूं। ओके, क्या? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि फिजिक्स में बहुत ज्यादा एप्लीकेशन होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।